हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर एग्ज़ाम वाले टीम की तरफ से 5000 जीके प्लस सीरीज की क्लास 5 आपके सामने उपस्थित हूँ मैं जय, इस सीरीज़ को लेके। तो चलिए देखते हैं आज की सीरीज़ की पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। खुसरो का विद्रोह का संबंध किस मुगल शासक से है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर या फिर ऑप्शन डी बाबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जहांगीर। खुसरो का विद्रोह का संबंध जहांगीर से है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बाल गुरु किस सिख गुरु का उपनाम था? बाल गुरु किस सिख गुरु का उपनाम था? ऑप्शन ए गुरु हरकिशन, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु रामदास या फिर ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन जो थे उनका बाल गुरु किस सिख गुरु का उपनाम था? गुरु हरकिशन का उपनाम था। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। कथन किसका है? ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सोमनाथ लाहिड़ी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, किस सिंधु सभ्यता कालीन शहर से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस सिंधु सभ्यता कालीन शहर से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हुलास या फिर ऑप्शन डी रंगपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रंगपुर। ठीक है, रंगपुर में सबसे पहले क्या धान की भूसी के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं कि कालीबंगा से हम लोगों को क्या मिला था। कालीबंगा से हम लोगों को ताम्र की मूर्ति मिली थी। ताम्र मतलब तांबे की मूर्ति, तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। ठीक है, और हुलास से सैंधो लिपिक का एक ठप्पा प्राप्त हुआ था। सैंधो लिपि युक्त एक ठप्पा लंबा है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं दोस्तों, आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। सैंधो लिपि का एक ठप्पा प्राप्त हुआ था। और लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट प्राप्त हुए थे। लोथल से चक्की के पार्ट होते हैं पार्ट, चक्की के 2 पार्ट लोथल से प्राप्त हुए थे। ठीक है, इसे जरूर ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुई थी? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुई थी? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1986 या फिर ऑप्शन डी 2006। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1972। 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुई थी। तो देख लेते हैं दोस्तों 1980 में क्या हुआ था। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। और 1980 में 1986 में भी देख लेते हैं। 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था। और 2006 में एसटी एवं अन्य जो हमारे जो आदिवासी लोग थे उनके लिए ये अधिनियम पास हुआ था 2006 में। ठीक है,
तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1972 भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज को अंकुरित करने के लिए प्रेरित करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज को अंकुरित करने के लिए प्रेरित करते हैं? ऑप्शन ए जिब्रेलिन्स, बी साइटोकानिन, सी ए और बी दोनों, या फिर डी एथिलीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स दोनों ही हार्मोन जो होते हैं बीजों को अंकुरित करने के लिए प्रेरित करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि एथिलीन का कार्य क्या होता है? एथिलीन का कार्य होता है फलों को पकाने के लिए, जो फल को पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एथिलीन का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन डी की कमी से प्रौढ़ व्यक्तियों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से प्रौढ़ व्यक्तियों में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी अरक्तता, ऑप्शन सी ओस्टियोमेलेशिया, माफ़ कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मलेशिया होगा, ओस्टियोमेलेशिया, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑस्टियोमेलेशिया। ये विटामिन डी की कमी से जो यंग होते हैं, प्रौढ़ अवस्था में जो पहुंच जाते हैं व्यक्ति, उनको ये होता है ऑस्टियोमेलेशिया। ठीक है, और जो बच्चों में होता है वो रिकेट्स होता है। ये भी विटामिन डी की कमी से ही होता है, लेकिन ये बच्चों में होता है और ये प्रौढ़ावस्था में ये बीमारी होती है ऑस्टियोमेलेशिया। और अरक्तता जो होती है वो B12 की कमी से होती है। ठीक है दोस्तों, B12 की कमी से क्या होती है? अरक्तता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट कर चुका है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम, गाल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लाइसोसोम। बहुत सारे बच्चे इसका जवाब जानते होंगे तो वो इजीली बता देंगे कि हम लोग आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस, ऊर्जा घर, पावर हाउस। ये सेल में ये सारे जितने भी होते हैं, राइबोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक सेल में ही होते हैं, सेल के अंदर ही सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी कॉय, लाइसोसोम। ठीक है, ये सारे एक सेल के अंदर ही होते हैं। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि ये सारे सेल्स को ऊर्जा देना, और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली होता है। और राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ये क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, इसके लिए राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, आप लोग समझ जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ उससे आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, और हम लोग गोल्जी काय को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। इसको बोलते हैं कोशिका की ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस होता है ये। तो आप लोग समझ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा घर होता है, लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 368, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 117, ऑप्शन डी 360। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 368। 368 में क्या है कि संविधान के 368 के तहत संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक माफ कीजिएगा, धन विधेयक को रखा गया है। धन विधेयक, जैसे हम लोग जानते हैं कि धन विधेयक 110 के अंदर में आता है। ठीक है, और 117 के अंदर में वित्त विधेयक इसके अंदर में आता है। और 360 के अंदर में हम लोग जानते हैं कि वित्तीय आपातकाल जिसे हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, वित्तीय
वित्तीय आपातकाल, आपातकाल आप लोग समझ जाइएगा, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो हम लोग एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि 368 में होता है कि अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को रखा गया है, और आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक को रखा गया है, और 360 में वित्तीय आपातकाल, जिसे हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, या फिर ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब है राज्यपाल। क्योंकि जब किसी स्टेट में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वहाँ पे सभी जितने भी मुख्यमंत्री जितने भी होते हैं, गृह मंत्री, सभी के पावर को राष्ट्रपति अपने अंडर में ले लेता है, और राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करके स्टेट में भेजता है राज्यपाल को, उसका पावर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वही वहाँ पे राष्ट्रपति के अंडर में काम करना शुरू कर देता है, और जो भी राज्य में कोई भी प्रॉब्लम हो वो राज्यपाल ही देखता है, जब तक राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू हो। ठीक है, लागू रहता है तब तक राज्यपाल ही उस स्टेट की देखरेख करता है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, दादा भाई नौरोजी ने 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? ऑप्शन ए 20 रुपये, ऑप्शन बी 30 रुपये, ऑप्शन सी 25 रुपये, ऑप्शन डी 28 रुपये। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 20 रुपये, ऑप्शन ए 20 रुपये। और दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये चीज़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी एल्कलाइड। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्रोटीन। अमीनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी जल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए मेंडल का नियम, ऑप्शन बी आनुवांशिकता और विचरण, ऑप्शन सी डीएनए संरचना, ऑप्शन डी जैव विकास। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे रेलवे में ये आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, जीनेटिक्स निम्न से किसका अध्ययन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों आनुवांशिकता और विचरण। जीनेटिक्स जो होता है आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी आवेग, या फिर ऑप्शन डी बल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी आर्किमिडीज, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग जैसा जानते हैं जड़त्व का नियम सबसे पहले हमारे गैलीलियो साहब ने दिया था। जड़त्व का नियम सबसे
पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और इसके आने के चांसेस अभी भी बहुत ही ज़्यादा हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है? ऑप्शन ए 1 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन, ऑप्शन डी 9 न्यूटन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 9.8 न्यूटन। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वेट बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन को हम लोग 9.8 लेते हैं। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड लेते हैं और मास जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो होगा वो न्यूटन में आएगा, तो इस इक्वल टू 9.8 n बराबर न्यूटन। तो इसका सही जवाब होगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए सूर्य से ऊर्जा मुक्त करने के लिए, बी हाइड्रोजन बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, ऑप्शन सी एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। जब एटम बम में ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम लोग नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, उस प्रोसेस में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है एटम बम में। और हाइड्रोजन बम में जो होती है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। इसमें जो होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय संलयन होता है और इसमें होता है, इसमें नाभिकीय विखंडन होता है। इसमें क्या होता है, एटम बम में क्या होता है कि इसके अणु जो होते हैं परमाणु एटम बम में वो टूट जाते हैं। ठीक है, और टूट के एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। और ये क्या होता है कि हाइड्रोजन बम में क्या होता है कि बाहर के एनर्जी को वो क्या करते हैं, पैक्ट कर लेते हैं और वो एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, एक दूसरे से वो जुड़ने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एटम बम जो होता है वो हाइड्रोजन बम से हजारों गुना ज़्यादा खतरनाक होता है, हाइड्रोजन बम एटम बम से। ठीक है, क्योंकि ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन पे एटम बम कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए लाइम, ऑप्शन बी लाइम स्टोन, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी सेलेक्ट लाइम। ठीक है, तो इसका CaOH2 को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेलेक्ट लाइम इसको बोलते हैं। ठीक है, जिसका हम लोग मतलब इसका कॉमन नेम में हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaOH2 को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए द हिंदू, ये मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, माफ कीजिएगा, द हिंदू, ऑप्शन बी इंडियन एक्सप्रेस, सी जनसत्ता, डी अमर उजाला। तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र है द हिंदू। ठीक है, द हिंदू ऐसी न्यूज़पेपर थी जो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ठीक है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन बी सिक्किम, सी नहीं बी, ऑप्शन बी सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन बी अनाज उत्पादन से, ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन डी अंडा उत्पादन से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दूध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड
बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है और ये क्वेश्चन 100% चांसेस हैं कि इस बार भी ये क्वेश्चन जरूर का जरूर रिपीट होगा। एसएससी में हो या रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी 2 में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी हिमालय या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिमालय। हिमालय में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? ऑप्शन ए लेनदार, ऑप्शन बी देनदार या फिर बैंक, ऑप्शन डी नागरिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों देनदार। जो देने वाला होता है मुद्रास्फीति में उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी राजस्व मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, पंचतंत्र के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, पहले भारत रत्न प्राप्त कर्ता कौन थे? इसका मतलब सबसे पहले भारत रत्न किसको प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सीवी रमन। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे देश के सीवी रमन साहब को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, माफ कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए कबड्डी, बी हॉकी, सी फुटबॉल या फिर डी टेनिस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हॉकी, ऑप्शन नंबर बी चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 पे थे हम लोग। लोक सत्ता कहाँ का समाचार पत्र है? लोक सत्ता कहाँ का समाचार पत्र है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी महाराष्ट्र। लोक सत्ता महाराष्ट्र का समाचार पत्र है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी बैंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लखनऊ। और इसी के साथ दोस्तों आज का 30 क्वेश्चन का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, और एग्ज़ाम वाले चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें
और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि हमें भी कुछ आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छा मेहनत कर रहे हैं और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा इस एग्ज़ाम के व्यू से, और इसका आप लोग लाभ उठाएं और एग्ज़ाम वाले टीम को सपोर्ट करते रहें ऐसे ही। थैंक यू सो मच गाइज। ओके, बाय, नमस्ते।